काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक शेफ भी महीने के 80,000 आराम से छाप लेता है। अब मेरी ही बात ले लो, पिछले जन्म के शाही रसोइये वाली सारी यादें साथ थीं, तो मैं सीधा डू परिवार जैसी बड़ी हवेली में हेड शेफ बनकर पहुंच गया। जो लोग पहले कभी घर पे खाना खाते ही नहीं थे, उन्होंने इत्तेफाक से एक बार मेरे हाथ का बना खाना क्या चखा, बस फिर क्या था, मेरे स्वाद के जादू से वहां लोगों की भीड़ लगने लगी। डू चेयरमैन साल भर दुनिया भर में घूमकर काम करते थे और उन्होंने दुनिया के हर तरह के खाने चखे थे, फिर भी उन्हें मेरे हाथ का खाना ही सबसे ज्यादा पसंद आया। वो बोले चाइनीज खाना ही सबसे बेस्ट है और मेरी तारीफ करते हुए जोड़ने लगे, इस लड़के का फ्यूचर बहुत अच्छा है। डू मैडम की तो आए दिन दावतें और मीटिंग लगी रहती थी, लेकिन चाहे कितना भी हेल्दी या महंगा खाना हो, मेरे बनाए शाही नुस्खों वाले खाने का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इसी वजह से मुझे अच्छी सैलरी के साथ बोनस भी खूब मिलने लगा। डू परिवार ने तो जैसे ठान लिया था कि मुझे कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। उनके स्टार बेटे के पेट में दर्द हुआ तो उसने नकली डॉक्टर की भी पोल खोल दी और किसी के बहकावे में आने से साफ मना कर दिया। मेरा खाना इतना स्वादिष्ट था कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। लोग कहने लगे हमारे शी भाई को तो पहले ही फेमस हो जाना चाहिए था ताकि हर कोई उसे पहचान सके। उनकी छोटी बेटी जो खुद स्पोर्ट्स स्टार थी, वो भी मेरे सपोर्ट में खड़ी हो गई। उसने कहा बिना किसी मिलावट के भी खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है। घर में रात के खाने के मामले में तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं था और लोग खुलकर मेरे सपोर्ट में आने लगे। और उस मशहूर वर्कोहॉलिक सीईओ की बात ही अलग थी, डू जियुआन, जिन्हें बड़े बड़े स्टार भी अपने जाल में नहीं फंसा पाए थे। एक रात उन्होंने मुझे दीवार के पास रोक लिया, फिर मेरी तरफ देखकर बोली गुड बॉय, अब शेफ मत बनो, डू परिवार के घर के मालिक बन जाओ। शाम के 6:30 बज चुके थे। शाम की ठंडी समुद्री हवा डू परिवार के बगीचे में चल रही थी। वहीं नाइट मार्केट में मेरा आयरन प्लेट वाला खाना भी बिकना शुरू हो गया था। डू परिवार की बड़ी सी हवेली में मैंने रात का खाना पहले ही तैयार कर दिया था, लेकिन डू चेयरमैन और डू मैडम अभी तक घर नहीं लौटे थे। इसलिए मैं पहले झांग आंटी के पास गया और पूछा, झांग आंटी अब खाना लगा दूं? झांग आंटी ने सिर हिलाकर कहा, डू चेयरमैन आज रात दावत में गए हैं, लेकिन छोटे डू साहब ने घर नहीं आने की बात नहीं कही है, शायद ऑफिस में काम कर रहे होंगे। खाना बन ही गया है तो पहले मैडम को खिला दो। मैं तुरंत किचन में वापस गया, डू मैडम का खाना अच्छी तरह अलग किया और टेबल पे जाकर लगा दिया। लेकिन डू मैडम अभी खाना शुरू भी नहीं कर पाई थी कि डू जियुआन सामने दिखाई देगी। वो दरवाजे पर खड़ी थी। डू मैडम अपनी बेटी को देखकर खुश हो गई और बोली, तुम तो कह रही थी कि आज काम करोगी, अच्छा हुआ वापस आ गई, चल जल्दी आ और मेरे साथ खाना खा। फिर उन्होंने मेरी तरफ आवाज लगाई, शी जल्दी से जियुआन के लिए भी खाना निकाल दो। मैंने किचन से तुरंत जवाब दिया, हाँ आंटी अभी लाया। डू जियुआन ने हाथ धोए और टेबल पर आकर बैठ गई। बैठते ही उसने पूछा, पापा अभी तक नहीं आए? डू मैडम ने गुस्से में आंखें घुमाई, फिर किसी के साथ चले गए। बहुत परेशान करते हैं। अच्छा हुआ दोपहर में मैंने शी से तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया था, वरना तुम्हारा पेट फिर खराब हो जाता। इतना कहकर उन्होंने बेटी की तरफ देखा। हाँ दोपहर वाला खाना मिल गया था ना, कैसा लगा? डू जियुआन ने धीरे से कहा, अच्छा था, लेकिन उसके मन में थोड़ी शिकायत थी। दोपहर का खाना वो खुद ज्यादा खा ही नहीं पाई थी। उसका ज्यादातर खाना उस बेशरम लड़की ने खा लिया था। ऊपर से उसे खाना कम भी लगा था और वो तो बोल रही थी कि अगली बार उसके लिए 2 पैकेट लेकर आना। अच्छा हुआ कि आज रात वो बेशरम लड़की उसके पीछे घर तक नहीं आई। तभी झांग आंटी फटाफट उसके लिए कटोरी और चॉपस्टिक ले आई और मैंने भी गर्मा गर्म मिट्टी का बर्तन टेबल पर रख दिया। जैसे ही मैंने उसका ढक्कन हटाया, पूरे कमरे में एकदम जबरदस्त खुशबू फैल गई। डू मैडम मुस्कुराते हुए बोली, ये बीफ के अलग अलग हिस्सों और मूली की सब्जी है, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया, खास तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। उस वक्त डू जियुआन को इतनी तेज भूख लगी थी कि पेट पीठ से चिपक रहा था। उसने बिना इंतजार किए एक निवाला खा लिया। वाह क्या स्वाद है! बीफ एकदम नरम था और मसाला भी खूब अंदर तक गया हुआ था, लेकिन मूली का स्वाद तो उससे भी ज्यादा कमाल था। डू मैडम खुशी से मुस्कुराई, इसका क्रेडिट मुझे मत देना, ये खाना शी ने बनाया है, तुम्हें इसका शुक्रिया शी को करना चाहिए। इसके बाद मैडम ने मेरी तरफ देखकर कहा, शी कल मैं और डू साथ में सुबह की चाय पीने बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों का नाश्ता मत बनाना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैडम। तभी झांग आंटी ने उन्हें याद दिलाया, मैडम कल तो रविवार है, छुट्टी का दिन है। डू जियुआन का हाथ वहीं रुक गया। उसके मन में तुरंत आया, इसका मतलब कल मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा? अरे मैं भी ना। डू मैडम ने माथे पर हाथ मारा और बोली, अच्छा तो फिर ठीक है, हम दोनों कल दोपहर और रात को भी घर पे नहीं होंगे। तुम बस जियुआन के लिए सुबह कुछ भी बना देना, वैसे भी वो ज्यादा खाती नहीं है। ये सुनते ही डू जियुआन तो एकदम हैरान रह गई। मेरे लिए आते ही कुछ भी बना देना? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनकी सगी बेटी ही नहीं हूँ। मैंने थोड़ा सोचा और फिर पूछा, वैसे मैडम क्या डू चेयरमैन के लिए रात का खाना भी तैयार करूँ? नहीं रहने दो। डू मैडम ने हाथ हिलाते हुए कहा, उन्होंने इतना खाना खा रखा है, अब भला रात में कुछ खाने की जगह बची होगी। तुम किचन समेट लो और फिर आज छुट्टी कर लेना, जल्दी जाकर आराम करो। मैंने तुरंत कहा, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया मैडम, वैसे मैं भी आज जल्दी घर जाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं थक गया था, बल्कि मुझे नाइट मार्केट जाकर वहाँ का हाल देखना था। आज खाने पीने के सामान को लेकर जो परेशानी हुई थी वो भले ही सुलझ गई थी, लेकिन मुझे डर था कि असली परेशानी अब शुरू होने वाली है। रात हो चुकी थी। ठीक 8 बजे डू माँ बेटी के खाना खाने के बाद मैंने फटाफट किचन साफ किया और फ्रिज खोलकर बचे हुए सामान का भी हिसाब देख लिया। तभी मेरी नजर दोपहर में रखे हुए एक पैक खाने पर पड़ी। उसे देखते ही मुझे अचानक एक बात याद आई और मैं तुरंत डू जियुआन को
को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा उसके कमरे से किसी के बात करने की आवाज आने लगी। लगता था वो वीडियो मीटिंग कर रही थी, इसलिए मैं चुपचाप वापस नीचे आ गया। मुझे देखकर झांग आंटी ने पूछा, शी क्या तुम्हें छोटे डू साहब से कुछ काम था? मैंने सिर हिलाया। आज दोपहर में कैंटीन में गया था, वहाँ कुछ बातें पता चली हैं जो मैं छोटे डू साहब को बताना चाहता था, लेकिन लगता है डू साहब अभी मीटिंग में है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। झांग आंटी ने समय देखा और मुझे समझाते हुए कहा, अब काफी देर हो गई है, चाहो तो मैं ली अंकल से कह दूं वो तुम्हें गाड़ी से घर छोड़ दें। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, नहीं रहने दीजिए, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। इसके बाद मैं अपने कमरे में गया, सामान उठाया और डू परिवार के घर से बाहर निकल गया। करीब आधे घंटे बाद मैं शियाहे स्ट्रीट के मुहाने पर पहुंच गया। इस वक्त मेरा आयरन प्लेट स्टॉल अपने सबसे व्यस्त समय पर था। सारी कुर्सियां ग्राहकों से भरी हुई थीं। शूमो फटाफट ग्राहकों के ऑर्डर ले रहा था और बिल कर रहा था, साथ ही उसे बर्तन उठाने और टेबल साफ करने का काम भी करना पड़ रहा था। मेरी बड़ी बहन शीलाइम के दोस्त झाओ गांग भी खाना पहुंचाने में मदद कर रहे थे। वहीं शीलाइम लगातार चूल्हे के सामने खड़ी होकर खाना बना रही थी। पास में तैयार सब्जियों का इतना ढेर लगा था जैसे छोटी सी पहाड़ी हो, और कई ग्राहक बेचैनी से अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपना बैग नीचे रखा, सिंक के पास जाकर हाथ धोए और तुरंत एप्रन बांध लिया। फिर मैंने दूसरी तरफ वाला चूल्हा जलाया। मुझे देखते ही शीलाइम ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। छोटे भाई तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं सब्जियां काटते हुए बोला, कल मेरी छुट्टी है, इसलिए सोचा आकर यहाँ का हाल देख लूं। मुझे देखकर वो परेशान हो गई। भाई तुम अभी काम से आए हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं अकेली संभाल लूंगी, बस ये थोड़ी देर की भीड़ निकल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और सीधे एक बड़ी लोहे की कढ़ाई उठा ली, उसे चूल्हे पर रखकर गर्म करने लगा। मेन्यू में हर डिश का स्वाद पहले से लिखा हुआ था, इसलिए कढ़ाई गर्म होते ही मैं खाना बनाना शुरू कर सकता था। स्ट्रीट फूड बनाने में वैसे कोई बहुत बड़ा राज नहीं होता, सबसे जरूरी है कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म रखना, फिर गर्म तेल में मसाले डालकर खुशबू निकालना, उसके बाद तेज आंच पर सामान डालकर फटाफट भूनना, आखिर में ऊपर से मीठी चटपटी सॉस डालनी होती है और सब कुछ अच्छे से मिलाकर गर्म लोहे की प्लेट में निकाल देना होता है। गर्म प्लेट की तेज गर्मी और उससे निकलती सिजलिंग आवाज खाने का स्वाद और भी बढ़ा देती थी। मेरे साथ काम करने से हमारी रफ्तार काफी बढ़ गई। मैं और मेरी बहन दोनों चूल्हों पर एक साथ पूरे 1 घंटे तक धड़ाधड़ खाना बनाते रहे। आखिरकार सबसे ज्यादा भीड़ वाला समय निकल गया। देखते देखते रात के 10 बजने वाले थे। अब स्टॉल पे कुछ टेबल खाली होने लगी थी और ज्यादातर ऑर्डर भी निकल चुके थे। शूमो ने तुरंत मुझे आवाज दी, अब ग्राहक कम हो गए हैं, तुम थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। मेरी बहन ने भी मेरा साथ दिया, हाँ थोड़ा आराम कर ले, अब बस 50-60 डिश ही बची हैं, मैं अकेली संभाल लूंगी। ये सब सोचते सोचते मैंने एप्रन उतारा और जाकर एक खाली टेबल पर बैठ गया। शूमो तुरंत फ्रिज से घर का बनाया हुआ खट्टा मीठा बेर का शरबत निकाल लाया और मुझे दे दिया। मैंने ग्लास लेकर एक बड़ा घूंट भरा, जिससे शरीर की सारी गर्मी कुछ कम हो गई। फिर मैंने पूछा, आज जो खाने के सामान वाली परेशानी हुई थी उसका पता चला? आखिर हमारे पीछे कौन पड़ा हुआ है? कहीं फिर वही लोग तो नहीं है? शूमो ने सड़क के उस पार तिरछी तरफ बने एक चमकते नियन लाइट वाले रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। रेस्टोरेंट के बाहर लगे बड़े से बोर्ड पर 4 बड़े अक्षरों में लिखा था, जियूझेन जिशान। ये शहर के खाने पीने वाले ऐप पर काफी मशहूर जगह थी, जहाँ एक आदमी का खाना कम से कम 300 रुपए से शुरू होता था। मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ। तुम पक्के हो? हमारे और उनके ग्राहक तो बिल्कुल अलग हैं, वो हमारे पीछे क्यों पड़ेंगे? शूमो ने पूरे भरोसे से कहा, मांस बेचने वाले अंकल ने खुद तुम्हारी बहन को बताया है। ये कहते कहते उसका गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। जब से हमारा काम चलना शुरू हुआ है उन्होंने हमारा पीछा करना बंद ही नहीं किया। हमारे ग्राहक सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो शिकायत कर देते हैं। 2 दिन पहले तो इंटरनेट पर ये झूठ भी फैला दिया कि हमारे खाने का सामान साफ नहीं है। गुस्से में मेरी कई रातों की नींद उड़ गई। मैंने उनसे जाकर बहस भी की थी। पक्का उन्हीं का काम है। ये सुनकर मेरे माथे पर भी बल पड़ गए। मुझे याद आया कि जब मैं पहली बार पढ़ाई के लिए रोंगचेंगी आया था तब यही होटल अपने चरम पर था। गली मोहल्ले से लेकर हर जगह इनके विज्ञापन लगे रहते थे। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज के दोस्तों में भी इस बात का रुतबा था कि कौन सबको जियूजेन में खाना खिला सकता है। लेकिन इतने सालों बाद ये लोग अब रात के छोटे से स्टॉल को पीछे से परेशान करने पर उतर आए थे। हालांकि सच कहूं तो जब से हमने यहाँ स्टॉल लगाया था मैंने उनका काम कभी अच्छा चलते नहीं देखा। हर रात उनका रेस्टोरेंट लगभग खाली ही रहता था और गेट के बाहर भी कोई खास भीड़ नहीं होती थी। बड़ी सी चमचमाती क्रिस्टल लाइट के नीचे आधी से भी कम टेबल पे ग्राहक बैठे होते थे। ये देखकर मैं भी थोड़ा हैरान था और मन ही मन सोचा, ये लोग भी कमाल हैं। काम खराब चल रहा है तो अपनी कमी देखने के बजाय दूसरों को परेशान कर रहे हैं। मान लो हमें यहाँ से भगा भी दिया, फिर भी इनके ग्राहक वापस तो नहीं आने वाले। बिल्कुल, शूमो भी गुस्से में बोला, अपना दिमाग सही जगह लगाने के बजाय दिन रात दूसरों को परेशान करने की सोचते रहते हैं। ऐसी सोच के साथ किसी दुकान का काम भला कैसे अच्छा चल सकता है? तब तक ग्राहकों के सारे ऑर्डर पहुंच चुके थे। शी लाइम और मदद करने आए उस
उसके दोस्त भी बैठकर आराम करने लगे। मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर सबके साथ बात शुरू की। कल ये लोग इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेंगे। आज का सामान काफी अच्छा था। आगे से हम सामान छोटी छिंग बहन से ही मंगवाएंगे। अगर हम इनके साथ लंबे समय तक काम करें तो ये लोग सामान हमारे स्टॉल तक पहुंचा भी देंगे और डिस्काउंट भी ज्यादा मिल जाएगा। शी लाइम ने सहमति में सिर हिलाया तो मैंने भी आगे कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जिस दुकानदार का भरोसा ही नहीं किया जा सकता उसके साथ काम न करना ही बेहतर है। फिर मैंने शूमो से पूछा, हमारे वीचैट ग्रुप में अब कितने लोग हो गए हैं? उसने तुरंत बताया, 5वां ग्रुप तो पूरा भर चुका है और मैंने अभी अभी 6ठा ग्रुप बनाया है। लेकिन हमारे यूट्यूब अकाउंट पर अभी ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए मैं एक ऑफर चलाने की सोच रहा हूँ कि जो भी हमारे यूट्यूब अकाउंट को फॉलो करेगा उसे 5 युआन की छूट मिलेगी। जब हमारे फॉलोअर्स अच्छे खासे हो जाएंगे तब हम लाइव आकर खाना बनाना भी शुरू कर सकते हैं। जब ये लोग हमारे बारे में झूठी बातें फैलाना पसंद करते हैं तो हम भी सबके सामने पूरा सच दिखा देंगे। अगर मौका मिला तो खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया भी वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल देंगे। झाओगांग थोड़ा परेशान होकर बोला, लेकिन कहीं लोग हमारी खास रेसिपी सीख न लें? शी लाइम ये सुनकर हंस पड़ी, मेरी रेसिपी तो मेरे दिमाग में है, जिसमें इतनी काबिलियत है कि वो इसे सीख कर ले जाए वो ले जाए। ये सुनकर झाओगांग ने राहत की सांस ली और छाती ठोककर बोला, तो फिर हम सब मिलकर अकाउंट चलाते हैं, क्या पता आगे चलकर हम भी इंटरनेट पर फेमस हो जाएं। हाँ बिल्कुल। मेरी बात सुनकर सब लोग खुशी से हंस पड़े। तभी अचानक एक सिल्वर ग्रे लग्जरी कार आकर सड़क किनारे रुक गई। कार की खिड़की नीचे हुई और एक लड़की ने सिर बाहर निकालकर पूछा, भैया अभी जगह है क्या? हाँ 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 बिल्कुल है। शूमो तुरंत आगे बढ़कर उसका स्वागत करने लगा। आप लोग कितने हैं? कार में बैठी लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, शायद 6-7 लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं। शूमो ने तुरंत उसे रास्ता समझाया। आगे सिर्फ 30 मीटर पर पार्किंग है, थोड़ा आगे जाकर वहीं गाड़ी लगा दीजिएगा। यहाँ गलत पार्किंग की निगरानी होती है। ड्राइव कर रही लड़की ने हाथ से ओके का इशारा किया और बड़ी सफाई से कार पार्किंग की तरफ ले गई। उसके पीछे एक और बिल्कुल वैसी ही लग्जरी कार आ रही थी। कुछ मिनट बाद 6-7 स्टाइलिश लड़के लड़कियां वहां आ गए। सबने महंगे ब्रांड के चमकदार कपड़े और सामान पहन रखे थे। उनमें से एक लड़की सीधे मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, हैंडसम भाई, मुझे याद है ना, हम क्यू यान के घर पे मिले थे। मैंने तुरंत चेहरे पर एक शालीन मुस्कान लाई। बिल्कुल याद है, पिछले शुक्रवार को ही तो मिले थे। हाँ बिल्कुल। लड़की मुस्कुराई और अपना परिचय देते हुए बोली, मेरा नाम जियांग शुए है। क्यू यान ने बाद में मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा। ये सुनते ही मेरे दिल ने एक पल के लिए धक से किया। अरे ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तीसरी मैडम ने बताया था, जिसके कई बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और जो हर जगह मेरा वीचैट मांग रही थी। हाँ बताया था। मैंने तुरंत तय कर लिया कि अब अनजान बनने में ही भलाई है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप तो वीकेंड पर भी सामान लेकर छुट्टियां मनाने जाती हैं, आज हमारे यहाँ आने का समय कैसे मिल गया? जियांग शुए ने सिर हिलाया। हम बस पास से गुजर रहे थे, तुम लोगों के यहाँ इतनी भीड़ देखी तो सोचा आकर खाना चखते हैं। आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना? हाँ। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और बगल वाली बड़ी टेबल की तरफ इशारा किया। ये वाली जगह थोड़ी खुली है, आप लोग यहाँ बैठ जाएं, ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल। उसने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। जियांग शुए अपने दोस्तों के साथ आकर बैठ गई। शॉर्ट्स पहनी एक लड़की थोड़े नाखुश अंदाज में इधर उधर देखते हुए बोली, तुमने जिस स्वादिष्ट खाने की बात की थी वो यही है। एक और लड़की ने चारों तरफ देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा, इस सड़क किनारे वाले स्टॉल में सच में इतना अच्छा खाना मिलता है? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। ये सुनते ही जियांग शुए की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोली, इस भाई के हाथ का खाना मैंने उस दिन खुद खाया था, एक बार खाकर देखना, इतना स्वादिष्ट लगेगा कि तुम लोग मुझे पापा कहकर बुलाने लगोगी। शूमो अपनी हंसी रोकते रोकते रह गया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर ग्राहकों से पूछा, तो आप लोग क्या खाना पसंद करेंगी? हमारे यहाँ खास तौर पर आयरन प्लेट वाला खाना मिलता है। बीफ, शंख, ऑक्टोपस, पोर्क बेली और चिकन लेग सब काफी चलते हैं। जियांग शुए ने तुरंत कहा, हर चीज थोड़ी थोड़ी ले आते हैं, आप लोग अपने हिसाब से लगा दीजिए। ठीक है। शूमो ने फटाफट ऑर्डर लिख लिया। आप लोग पहले आराम से बैठिए, खाना अभी आता है। मेरी बहन शी लाइम ने चूल्हे की आग फिर से तेज कर दी और बड़ी फुर्ती से सारी सामग्री तैयार करने लगी। शूमो मेरे पास आया और धीमी आवाज में पूछा, वो लड़की कौन है? मैंने भी धीरे से जवाब दिया, वो डू परिवार की तीसरी बेटी की दोस्त है। पिछले शुक्रवार को डू परिवार के घर पर इससे मिला था। इतना कहकर मैंने फ्रिज खोला और मन में सोचा कि ये सब तो जाने पहचाने लोग हैं, क्यों ना इन्हें अपनी तरफ से कुछ ड्रिंक भी दे दूं। शूमो ने मेरी मदद की और बेर के शरबत की कुछ बोतलें जियांग शुए की टेबल पर पहुंचा दी। तभी कुछ और ग्राहक आ गए और हम सब तुरंत काम में लग गए। तेज आंच पर खाना भूनने की आवाज फिर से गूंजने लगी और पूरा स्टॉल कुछ ही पल में चहल पहल से भर गया। मैंने भी अपना एप्रन ठीक से बांधा और मन ही मन खुद को हिम्मत दी, चल अब दीदी के साथ मिलकर काम पर लग जा। लेकिन तभी कुछ वर्दी पहने लोग हमारी तरफ आते दिखाई दिए। उनमें से एक ने पूछा, आप लोगों में से यहाँ का जिम्मेदार कौन है? मैं तुरंत आगे बढ़ा, जी बताइए क्या बात है? सामने वाले ने अपना पहचान पत्र दिखाया और कहा, हम नगर प्रशासन से हैं। पास के लोगों ने शिकायत की है कि आपके स्टॉल से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। ये सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतने ज्यादा धुएं की शिकायत, ये तो जरूर कोई गलतफहमी है। मैंने तुरंत समझाया, पूरे मार्केट में हम लोग धुआं साफ करने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं, हम कभी भी धुआं सीधे बाहर नहीं छोड़ते। आप चाहें तो अभी यही सब चेक कर सकते हैं। मैं उन्हें अपने छोटे से किचन के पास ले गया जहाँ मेरी बहन शी लाइम तेज आंच पर खाना भून रही थी, लेकिन बाहर सिर्फ हल्की सी खुशबू ही आ रही थी। मैंने मशीन की तरफ इशारा करके समझाया, आप खुद देख सकते हैं धुएं की मात्रा बिल्कुल नियम के अंदर है। नगर प्रशासन वाले ने धुएं को लेकर आगे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी शिकायत की बात कही। कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की है कि आप लोग रात में बहुत शोर करके आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। आप लोग रोज कितने बजे स्टॉल बंद करते हैं? ये सुनकर मेरे अंदर गुस्सा
उठने लगा क्योंकि मुझे साफ लग रहा था कि कोई हमारे खिलाफ झूठी शिकायत कर रहा है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही बगल में खड़े झाओ गांग ने आगे आकर सफाई देनी शुरू कर दी। हमारा नाइट मार्केट सरकार की मंजूरी से चलता है। हम ऐसे ही सड़क पर स्टॉल लगाकर नहीं बैठे हैं और आसपास कोई रिहायशी इलाका भी नहीं है। यहाँ या तो ऑफिस है या फिर बिजनेस एरिया, उधर कुछ बार भी हैं। हम तो रात के 12 बजे से पहले ही स्टॉल बंद कर देते हैं। वो लोग तो पूरी रात खुले रहते हैं। आप लोग उनकी जांच क्यों नहीं करते? मैंने जल्दी से उसे रोक लिया और नगर प्रशासन वालों से शांत होकर बोला, मार्केट के नियम के हिसाब से हमें भी जल्दी स्टॉल बंद करना होता है। हम आमतौर पर रात के 11 बजे तक काम खत्म कर देते हैं। यहाँ आने वाले लोग बस खाना खाने आते हैं। आप लोग खुद भी सुन सकते हैं, यहाँ किसी को परेशान करने जैसा कुछ नहीं हो रहा। नगर प्रशासन वाले भी बेबस होकर बोले, शायद ये कोई गलत फहमी है, लेकिन आगे से ऐसी शिकायतों से बचने का ध्यान रखिए। हर दिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी स्टॉल बंद हो जाए और सफाई का भी पूरा ध्यान रखिए। मैंने तुरंत सिर हिलाया, जी बिल्कुल, आप लोग बेफिक्र रहिए। उनके जाने के बाद जियांग शुए की टेबल का तीखा पॉर्क ऑफल भी तैयार हो गया। मैं उसे लेकर उनकी टेबल पर गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये डिश मेरी तरफ से है, आप लोग चख कर देखिए। पता नहीं आज का खाना आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। जो लोग थोड़ी देर पहले स्टॉल को देखकर नाक भौं सिकोड़ रहे थे, अब वही लोग मजे से खाना खा रहे थे और सबने मुझे थम्स अप दिखाया। ये आयरन प्लेट वाला ऑक्टोपस तो पिछले 2 साल में खाया मेरा सबसे अच्छा खाना है, और बीफ वाला तो उससे भी ज्यादा कमाल है। सच में क्या स्वाद है। मैं तुम्हारे स्टॉल को रोंगचेंगी का नंबर 1 नाइट स्टॉल घोषित करता हूँ। जियांग शुए मेरी तरफ देखकर पूछने लगी, भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा काम बहुत ज्यादा चलने लगा और इसी वजह से किसी से दुश्मनी हो गई? मैं हल्का सा मुस्कुराया और आराम से बोला, हो सकता है। वैसे तुमने उस ज्यूजेन वाले रेस्टोरेंट में खाना खाया है? वहाँ का खाना कैसा है? हाँ खाया है, ग्रे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की ने बात संभालते हुए कहा। जब मैं मिडिल स्कूल में थी और उन्होंने नया नया रेस्टोरेंट खोला था, तब मैं अक्सर वहाँ जाती थी। शुरुआत में खाना काफी अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका स्वाद लगातार खराब होता गया। शायद शेफ बदल गया है, बॉब कट वाली लड़की ने भी कहा। शायद 2 साल पहले के आखिर में ऐसा हुआ था। पुराना हेड शेफ जैसे ही गया, उनके खाने का पूरा स्वाद ही बदल गया। 2 दिन पहले मैं अपने पापा के साथ वहाँ गई थी। देखने में तो उनकी डिश बहुत शानदार लग रही थी, लेकिन खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं था। जियांग शुए ने फिर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या वो लोग सच में तुम्हारे खिलाफ हैं? उनके मालिक का सरनेम शायद हुआंग है, चाहो तो मैं किसी से बात करके तुम्हारा मामला सुलझा सकती हूँ। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो लोग बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हैं, हमारे जैसे छोटे स्टॉल से उनकी क्या तुलना। आप लोग आराम से खाना खाइए, कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर मैं वापस अपने चूल्हे के पास चला गया और खाना बनाने लगा। कुछ देर और काम करने के बाद जियांग शुए हाथ में फोन लेकर मेरे पास आई। बिल कर दीजिए। कुल 328 युआन हुए। शूमो ने तुरंत पेमेंट कोड दिखाया। जियांग शुए ने कोड स्कैन किया और फोन पर कुछ दबाया, तभी पेमेंट की आवाज आई। ग्राहक ने 648 युआन का भुगतान किया है। शूमो हैरानी से बोला, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। जियांग शुए मुस्कुराई, भाई ने अभी हमें 5 डिश भी तो खिलाई थी, तो इसे बदले में देना हुआ ना। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, हाँ एक बात याद आई, पिछली बार मैंने क्यू यान से तुम्हारा वी चैट मांगा था, लेकिन उसने मुझे दिया ही नहीं, बहुत कंजूस है। मैंने जानबूझकर हैरान होने का नाटक किया। अच्छा, शायद वो इन दिनों कॉलेज में काफी व्यस्त होगी, इसलिए भूल गई होगी। जियांग शुए ने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया, तो फिर हम सीधे एक दूसरे का वी चैट जोड़ लेते हैं, आगे से तुमसे बात करना आसान रहेगा। ये सुनकर मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ गया, लेकिन अब उसे बार बार मना करना भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फोन निकाला और उसके साथ वी चैट पर एक दूसरे का कोड स्कैन कर लिया। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हो गया, अब अगली जगह चलना है। कोई उन्हें जल्दी कर रहा था, तो जियांग शुए ने मेरी तरफ हाथ हिलाया, बाद में वी चैट पर बात करती हूँ। मैंने भी किसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है बाय। उनके वहां से दूर जाते ही शूमो मेरे पास आकर धीरे से बोला, क्या वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड है? तभी तो खास तौर पर तुम्हारा वी चैट मांग रही थी। मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। ज्यादा मत सोच, वो ज्यादा से ज्यादा 20 साल की होगी। शूमो ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम भी तो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो। मैंने जानबूझकर बड़े बुजुर्गों जैसा चेहरा बनाया और आह भरते हुए कहा, भाई मैं 23 साल का हो चुका हूँ। रात के 11 बजते ही हमारा सारा सामान बिक चुका था, तो हमने समय पर स्टॉल बंद कर दिया। फिर मैं अपने साथियों के साथ रहने वाली जगह वापस आ गया। नाइट मार्केट के आसपास घरों का किराया काफी महंगा था, इसलिए पैसे बचाने के लिए हमने कुछ किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट में 2 कमरे किराए पर लिए थे। मैं और शूमो एक कमरे में रहते थे, जबकि शी लाइम दूसरे कमरे में रहती थी। अब रात काफी हो चुकी थी और अगले दिन हमें सुबह जल्दी उठकर सब्जी और बाकी सामान खरीदना था, इसलिए सब लोग नहाकर आराम करने चले गए। शूमो पिछले कई दिनों से अकेला रह रहा था, इसलिए मेरे वापस आने की खुशी में वो जबरदस्ती मेरे साथ ही एक ही बिस्तर पर आकर लेट गया। उसने पूछा, इन 2 दिनों में वहाँ छुट्टी कैसी रही? वहाँ के लोग ठीक से रहते हैं? उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? दरअसल जब से मैं वहाँ काम करने गया था, हमारी दिनचर्या ही एक दूसरे से नहीं मिलती थी। रोज मैं सुबह सुबह काम पर निकल जाता था, तब शूमो सो रहा होता था, और जब मैं काम खत्म करके वापस आता, तब वो लोग सामान खरीदने और सब्जियां तैयार करने में लगे रहते थे। शाम को मेरी छुट्टी होते होते स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती थी, इसलिए काफी समय से हम दोनों ने आराम से बैठकर बात ही नहीं की थी। मैंने आराम से जवाब दिया, डू परिवार के लोग मेरे साथ ठीक ही रहते हैं, उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, बल्कि इस दौरान मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ी। इतनी दूर मेरे साथ मेरी बहन के पीछे पीछे आकर परेशानी झेल रहे हो। शूमो ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, घर पर भी तो खाली ही बैठा रहता, सोचा बाहर आकर बड़े शहर को भी देख लूं। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बचपन से उसे ज्यादा मुश्किलें झेलनी नहीं पड़ी थी। ग्रेजुएशन के बाद वो अपने शहर में ही एक रिश्तेदार की कंपनी में काम करने लगा था। अगर शी परिवार के चाचा चाची के साथ वो हादसा नहीं हुआ होता, तो शायद इस वक्त वो अपनी शादी की तैयारियों में लगा होता। शी परिवार का हिस्सा होने की वजह से मेरे मन में थोड़ी सी ग्लानि भी थी, और मैं बार बार खुद से कहता था कि
आगे से मुझे अपनी बहन को उसके साथ थोड़ा और अच्छा व्यवहार करने के लिए कहना होगा। शूमो ने बताया कि इस बार पैसे वापस मिलने के बाद वो शैंगथांग होटल में अपनी शादी करेगा। ये कहते हुए शूमो काला सा मुस्कुराया तो उसे देखकर मैं भी हंस पड़ा। फिर मैंने मजाक करते हुए कहा, अगर मेरी बहन ने अपना वादा तोड़ने की हिम्मत की ना तो सीधे मेरे पास आ जाना, मैं खुद उसकी खबर ले लूंगा। शूमो ने फिर मुझसे पूछा, हाँ एक बात और, डू परिवार के सभी लोगों से मिल चुके हो? डू जितेंगी सच में टीवी की तरह इतना हैंडसम है? क्या वो घर पर भी गाने गाता है? डू जितेंगी डू परिवार का दूसरा बेटा था जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टार था। मैंने कहा, उसके अलावा मैं बाकी सब लोगों से मिल चुका हूँ। शूमो ने तुरंत अगला सवाल कर दिया, तो डू परिवार की सबसे छोटी बेटी कैसी है? वही जो आइस हॉकी खेलती है। कुछ समय पहले किसी ने इंटरनेट पर उसकी आइस हॉकी खेलते हुए फोटो डाली थी और वो काफी वायरल भी हुई थी। वो बड़ी उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगा। असल में भी क्या वो इतनी लंबी और खूबसूरत है? मैंने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया, हाँ कद काफी लंबा है, दिखने में भी अच्छी है और खाने की तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं सुबह 6 बजे ही उठ गया था और अब लगभग रात के 1 बजने वाले थे, इसलिए मेरी आंखें नींद से भारी हो चुकी थी। सच कहूं तो अब मुझसे और जागा नहीं जा रहा था, लेकिन शूमो तो जैसे और ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। अच्छा, उनके परिवार में जो बेटी कंपनी की बॉस है वो कैसी है? खूबसूरत है या नहीं? क्या शॉर्ट ड्रामा वाली दबंग बड़ी बहन जैसी लगती है? अपने छोटे भाई बहनों के मुकाबले डू जियोए काफी लो प्रोफाइल रहती थी। आमतौर पर ग्रुप से जुड़े बिजनेस इवेंट्स के अलावा वो लगभग कभी पब्लिक में दिखाई नहीं देती थी और इंटरनेट पर भी उसकी तस्वीरें मुश्किल से मिलती थी। इसलिए शूमो का इतना उत्सुक होना भी समझ में आता था, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने बस नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, ठीक ठाक है, दिखने में अच्छी है। इतना कहते ही मैंने आंखें बंद की और सो गया। अगली सुबह फोन के लगातार वाइब्रेट होने से मेरी नींद खुल गई। पहले तो मुझे लगा अलार्म बज रहा है, इसलिए मैंने नींद में ही स्क्रीन पर 2-3 बार हाथ फेरा। फिर धीरे धीरे दिमाग काम करने लगा कि मैंने तो सोने से पहले अलार्म बंद कर दिया था। मजबूरी में मैंने फोन उठाकर देखा तो पता चला कि डू परिवार की तीसरी बेटी ने मुझे लगातार 3 मैसेज भेजे थे। शाओची भाई, आप उठे हो? कल रात जियांग शुए आपको नाइट स्नैक खिलाने ले गई थी और उसने आपका वी चैट भी जोड़ लिया। ये सब क्या चल रहा है? मैंने समय देखा, अभी तो सुबह के 7 ही बजे थे। मन ही मन मैं सोचने लगा, आजकल के कॉलेज के बच्चे इतनी सुबह उठते भी हैं क्या? मैंने आधी बंद आंखों से उसे जवाब दिया, मैं खास तौर पर उससे मिलने नहीं गया था। आज मेरी छुट्टी थी। कल रात नाइट मार्केट में मदद करने गया था, वहीं उससे मुलाकात हो गई। मैसेज भेजे अभी 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि एक और मैसेज आ गया। उसने कल आधी रात को स्टेटस डालकर खूब दिखावा किया। मैंने आज सुबह ही देखा। शाओची भाई, आपकी आज छुट्टी है तो मुझे बताया क्यों नहीं? ये पढ़ते ही मैं अंदर से बिल्कुल परेशान हो गया। मेरी छुट्टी है तो मैं उसे रिपोर्ट क्यों दूं? वो कॉलेज में है, मैं छुट्टी पर हूँ, इसका उससे क्या लेना देना है? मैं अभी जवाब टाइप ही कर रहा था कि उसकी तरफ से एक और मैसेज आ गया। मुझे कुछ नहीं पता, आज रात मैं भी नाइट मार्केट में खाना खाने आ रही हूँ। मैंने नीचे टाइप किया हुआ जवाब देखा, फिर थक कर आह भरी और एक एक करके सारे शब्द डिलीट कर दिए। दोबारा सोचकर मैंने नया जवाब भेजा, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर मैसेज आ गया, जियांग शुए और शाओ रुओनान वगैरह भी साथ आएंगे, मैं तुम्हें ग्रुप में जोड़ देती हूँ, बस अपनी लोकेशन भेज देना। अगले ही पल उसने मुझे एक ग्रुप चैट में जोड़ दिया। मैंने जैसे ही ग्रुप खोला, अभी कुछ बोल भी नहीं पाया था कि मैसेजों की बाढ़ आ चुकी थी। भाई, आखिरकार आप आ ही गए। मैं आपकी सगी बहन जियांग शुए हूँ। भाई, मैं भी हूँ। मैं रुओनान हूँ। आप सिर्फ जियांग शुए को ही नाइट स्नैक खाने बुलाते हो, हमें क्यों नहीं बुलाया? क्या इसलिए कि हम जियांग शुए जितनी खूबसूरत नहीं है? तभी अचानक जियांग शुए भी ऑनलाइन आ गई। इसमें गलत क्या कहा? यही तो सच है। फोन पर नए मैसेज लगातार आने लगे, जिससे मैं भी थोड़ा हैरान हो गया। आजकल की कॉलेज की लड़कियां इतनी सुबह उठती हैं क्या? उनका आपस में बहस करना देखने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी से ग्रुप में मैसेज कर दिया, मैं आज रात 8 बजे तक स्टॉल पर रहूंगा, आप लोग जब चाहो आ जाना, मैं आप लोगों के लिए सीट बचाकर रख दूंगा। इसके बाद मैंने नाइट मार्केट वाले स्टॉल की लोकेशन भी भेज दी। तुरंत ग्रुप में मैसेज आने लगे, सब तरफ से ठीक है और ओके आने लगा। मैंने भी एक ओके वाला इमोजी भेज दिया और फिर चैट को साइलेंट कर दिया। मैं दोबारा सोने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन आंखें बंद किए 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि फोन फिर 2 बार वाइब्रेट हुआ। मुझे लगा शायद डू क्यू यान का मैसेज होगा, लेकिन फोन खोलकर देखा तो मैसेज डू जियोए का था। सैंडविच में कौन सा मेयोनेज इस्तेमाल करना है? साथ में उसने डू परिवार की किचन में फ्रिज और मसालों वाली जगह की फोटो भी भेजी थी। ये क्या मामला है? क्या डू बॉस खुद नाश्ता बनाने जा रहे हैं? मुझे याद आया कि पिछली रात डू मैडम ने झांग मैनेजर से उसके लिए नाश्ता तैयार करने को कहा था, लेकिन जो भी हो, मैंने पहले जवाब दे दिया। दूसरी लाइन में बाईं तरफ से पहली बोतल है। मैंने उसकी आसानी के लिए फोटो में उस बोतल पर घेरा भी बना दिया। थोड़ी देर में उसका जवाब आ गया, ठीक है। करीब आधे मिनट बाद उसका फिर मैसेज आया, दूध सीधे अंडे में डालकर दोनों को साथ में पकाना है। लगता था कि वो सच में खुद ही नाश्ता बनाने वाली थी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर बिस्तर से उठ गया। बाहर वाले कमरे में जाकर मैंने उसे वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें मैंने सैंडविच बनाने का तरीका उसे आराम से समझा दिया। करीब 1 मिनट बाद उसका ओके वाला इमोजी आया। उसके बाद एक और वॉइस मैसेज आया। मैंने उसे खोलकर सुना। डू बॉस की ठंडी और शांत आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या मैंने आपकी नींद खराब कर दी? मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या मेरे अभी अभी उठने की आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी? वैसे सच तो ये था कि उसकी वजह से मेरी नींद खुली ही नहीं थी। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं पहले ही उठ चुका था। थोड़ा सोचने के बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आप आज सुबह खुद नाश्ता बनाने वाले हैं? उसका वॉइस मैसेज जल्दी ही आ गया, आपने जो रेसिपी भेजी है वही है। सोचा आज खुद अपने हाथ से सैंडविच बनाकर देखूं। मैंने जवाब दिया, ठीक है, और फिर फोन की स्क्रीन बंद कर दी। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, ये डू बॉस इतने बड़े रुतबे के बावजूद काफी साधारण और जमीन से जुड़ी हुई लगती है। जब देखा कि डू जियोए इसके बाद कोई मैसेज नहीं किया तो मैं वापस कमरे में गया और सोचा थोड़ी देर और लेट जाऊं, लेकिन वहां मैंने अपने होने वाले
जीजाजी शू मो को देखा। वो बिस्तर पर हाथ पैर फैलाकर ऐसे सो रहा था जैसे पूरा बिस्तर उसी का हो। उसने पूरी बेड की जगह घेर रखी थी। छोड़ो, रहने दो। वैसे भी मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए मैंने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और नीचे जाकर नाश्ता करने निकल गया। उस वक्त डू परिवार की छुट्टियों वाली हवेली में डू जियोए ने किचन में करीब 20 मिनट मेहनत करने के बाद आखिरकार एक एग सैंडविच तैयार कर लिया। उसने उसे चाकू से बीच से काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया। देखने में सैंडविच काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन समय कम था, इसलिए घर पर बैठकर खाने का टाइम नहीं था। उसने सैंडविच बैग में रखा और अपने साथ ले गई। करीब 20 मिनट बाद उसकी गाड़ी ग्रुप की पार्किंग में पहुंची। उसने गाड़ी पार्क की और लिफ्ट में चली गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने दूसरी लिफ्ट से मेई लियांगशिन बाहर निकल रही थी। दोनों ने बस एक दूसरे को हल्का सा नमस्ते किया। तभी मेई लियांगशिन की नजर उसके हाथ में पकड़े नाश्ते के बैग पर पड़ी। उसने पूछा, आप नाश्ता लेकर आई हैं? डू जियोए ने हल्की सी आवाज में कहा, एग सैंडविच है, खाओगी एग सैंडविच? मेई लियांगशिन की आंखें तुरंत चमक उठी। ये तो मेरे सबसे पसंदीदा नाश्तों में से एक है। थैंक यू डू मैडम, शेयर करने के लिए। इतना कहकर उसने डू जियोए से सैंडविच का एक हिस्सा ले लिया, लेकिन बड़े उत्साह से जैसे ही उसने एक निवाला लिया, उसके चेहरे की खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। मन में सवाल उठा, ये कहीं शाओशी ने तो नहीं बनाया? डू जियोए ने बिना कुछ छिपाए बताया, आज उसकी छुट्टी है, ये मैंने खुद बनाया है। मेई लियांगशिन बस फीकी सी मुस्कान दे पाई। मैडम, ऐसा नहीं है कि मैं आपका मान नहीं रखती, बस आज सुबह अचानक मेरी भूख थोड़ी खराब है। मैं कैंटीन में जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ कुछ पीने को मिल जाए। इतना कहकर वो सीधे कैंटीन की तरफ चली गई। डू जियोए वहीं खड़ी रह गई। मतलब क्या है, उसे मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया? जबकि मैंने तो बिल्कुल वही रेसिपी देखकर एक एक स्टेप किया था जो तुमने मुझे भेजी थी। नहीं खाना तो मत खाओ, मैं खुद ही खा लूंगी। उसने बैग खोला और सैंडविच का एक निवाला लिया। ये मीठा क्यों है? उसे साफ याद था कि उसने इसमें नमक डाला था। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से एक निवाला लिया, फिर चुपचाप बैग को दोबारा बांध दिया। छोड़ो, कैंटीन में जाकर ही कुछ खा लेती हूँ। दूसरी तरफ मैं नीचे एक छोटी सी नाश्ते की दुकान पर खाना खा चुका था और उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा। जाते जाते मैंने शू मो और बाकी लोगों के लिए भी कुछ नाश्ता पैक करवा लिया। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। शू मो और शी लाइम सामान खरीदने निकल गए। झाओ गांग कल की कमाई और खर्चों का हिसाब करने बैठ गया और मैं मेट्रो पकड़कर एक लाइब्रेरी चला गया। वहां से खाने और फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ किताबें उधार ली। इन कुछ दिनों में काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि खाली समय असल में काफी बच जाता है। सिर्फ फोन लेकर पड़े रहने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ लिख कर खुद को और बेहतर करूं। शायद आगे चलकर मैं अपने पुराने प्रोफेशन में वापस जा सकूं या फिर आगे की पढ़ाई करके मास्टर्स कर लूं। ये सोचकर मेरे मन को भी काफी सुकून मिला। जब मैं वापस घर पहुंचा तब तक शी लाइम और शू मो सारा सामान खरीद कर वापस आ चुके थे। हम सब ने जल्दी से साथ में लंच किया और फिर तैयारी में जुट गए। किसी ने सी फूड साफ किया, किसी ने मीट काटा, पोर्क ऑफल को मैरिनेट किया गया और बीफ ऑफल को बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। शू मो ने मेरी कल रात वाली सलाह भी मान ली थी। उसने सुबह सुबह कई वीचैट ग्रुप्स में हमारे सोशल अकाउंट का प्रमोशन करना शुरू कर दिया था। सिर्फ आधे दिन में हमारे फॉलोअर्स करीब 1000 बढ़ गए। इस वक्त वो कुछ और खाना बनाने के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसे बाद में टाइम निकाल कर एडिट करके पोस्ट करने वाला था। सबका काम बिजी था, लेकिन सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। सारी डिश की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब स्टॉल लगाने का टाइम भी आ गया। रात का अंधेरा उतरने लगा और पूरा नाइट मार्केट फिर से खाने की खुशबू और चहल पहल से भर गया। मेरे साथी अभी स्टॉल का सामान ठीक से लगा ही रहे थे कि ग्राहक आना शुरू हो गए। मैंने खास तौर पर डू क्यू यान और उसकी दोस्तों के लिए 2 टेबल बचाकर रखी थी। कुछ देर काम करने के बाद हमारा स्टॉल लगभग पूरा भर गया। मैं सोच ही रहा था कि उन्हें मैसेज करके पूछूं कि वो लोग कितने बजे तक आएंगी। तभी अचानक 7-8 लंबी लंबी लड़कियां अंदर आती दिखाई दी, जिनमें से हर एक की हाइट लगभग 5-7 इंच से ज्यादा थी। तभी डू क्यू यान ने मेरी तरफ हाथ हिलाया। अरे शी भैया जी, हम लोग आ गए हैं। उनके साथ आई लड़कियां इतनी आकर्षक थीं कि आसपास के लोग बार बार मुड़कर उन्हें देखने लगे। शू मो भी मेरे पास आकर धीरे से पूछने लगा, ये सारी खूबसूरत लड़कियां कहां से आई हैं? मैंने आवाज धीमी रखते हुए उसे जवाब दिया, अरे यही तो डू परिवार की तीनों बहनों में सबसे छोटी वाली और उसकी दोस्त हैं, जिनके बारे में तुम कल पूछ रहे थे। फिर आगे बढ़कर मैं डू क्यू यान और बाकी लड़कियों को उनकी टेबल तक ले गया और मुस्कुराकर पूछा, आज क्या खाना पसंद करोगी? डू क्यू यान ने पूरे रौब से हाथ घुमाया, तुम्हारे यहाँ की सारी स्पेशल डिश एक एक करके ले आओ, आज का बिल मैं दूंगी। तभी बगल में बैठी शाओ रोनान तुरंत बोल पड़ी, और कल जियांग शुए और उसकी दोस्तों ने जितना खाया था उससे भी अच्छा खाना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल। बाकी लड़कियां भी उसका साथ देने लगी। ये देखकर मैं भी यहाँ से बिना नहीं रह सका। कल वो 7 लोग आए थे और 10 डिश मंगाई थी। आज तो लोग और भी ज्यादा हैं। मैंने सोचा पहले 12 डिश लगा देता हूँ, कम पड़ी तो बाद में और मंगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। डू क्यू यान ने अपना फोन निकाला और पहले खाने की कुछ तस्वीरें खींची, फिर बड़बड़ाई, जियांग शुए उस लड़की को दिखाती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वही यहाँ आ सकती है। फिर उसे लगा कि सिर्फ फोटो भेजने से बात नहीं बनेगी, तो उसने तुरंत अपना सोशल अकाउंट खोला और लाइव शुरू कर दिया। उसे दिखाती हूँ कि हम लोग कितना मजे से खा रहे हैं। उसकी ये बात पास खड़े शू मो के भी काम आ गई। उसने ऑर्डर लिखने के साथ साथ तुरंत खुद भी लाइव शुरू कर दिया। शायद कल वाले डिस्काउंट कूपन का असर था, आज ग्राहकों की भीड़ कल से ज्यादा थी और देखते ही देखते सारी टेबल भर गई। मैं अपनी बहन के साथ जाकर खाना बनाने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक 4 आदमी स्टॉल के अंदर घुस आए। आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, यही है वो शीजी आयरन प्लेट वाला स्टॉल? दूसरा आदमी बोला, हाँ यही है। पहला आदमी गुस्से में बोला, मैंने कल रात यहाँ
खाना खाया था और उसके बाद उल्टियां दस्त शुरू हो गए। पूरी रात अस्पताल में ड्रिप लगवानी पड़ी। इन लोगों का इस्तेमाल किया हुआ मीट भी पता नहीं कहां से आता है, खाते ही पेट खराब हो जाता है। अब यहाँ कौन आएगा खाना खाने? शूमो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोकने लगा। आप लोगों को आखिर दिक्कत क्या है? उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी उसे घूर कर बोला। दिख नहीं रहा क्या? फिर पूछने की क्या जरूरत है? मेरे दोस्त ने कल तुम्हारे यहाँ आयरन प्लेट वाला खाना खाया था और उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। अब बताओ तुम लोग इसका हर्जाना कैसे दोगे? मैंने हैरानी से पूछा। फूड पॉइजनिंग? हम लोग इतने दिनों से रॉन्ग सिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी ने कहा है कि हमारा खाना खाकर उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। साफ लग रहा था कि ये लोग जानबूझकर झगड़ा करने आए। चाओ गांग ने अभी अभी निकली गर्मा गर्म डिश नीचे रखी और उनकी तरफ बढ़ने लगा। शी लाइम ने भी खाना बनाना छोड़ दिया। मैंने तुरंत दोनों को रोक लिया। तुम लोग बाकी ग्राहकों का काम संभालो, इन्हें मैं संभालता हूँ। इतना कहकर मैं आगे बढ़ा और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, भाइयों आराम से बात करो। तुम लोगों को पक्का यकीन है कि हमारा खाना खाने के बाद ही तुम्हारे दोस्त को फूड पॉइजनिंग हुई? वो हट्टा कट्टा आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम कौन हो? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं इस स्टॉल का जिम्मेदार हूँ। कोई भी बात है तो सीधे मुझसे करो। जिम्मेदार? उस आदमी ने एक बार फिर मुझे गौर से देखा, फिर तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए बोला, मेरा भाई कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। रात में सिर्फ तुम्हारे यहाँ आयरन प्लेट वाला खाना खाया और उसके बाद ही उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। अब इसके लिए तुम लोगों के अलावा और कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ इतने लोग मौजूद हैं। आज अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो याद रखना, इसके बाद रॉन्ग सिटी में तुम्हें दोबारा बिजनेस नहीं करने देंगे। तभी झाओ गांग गुस्से में बोल पड़ा, कहाँ से आए हो तुम गुंडे? पता नहीं कहाँ का सड़ा हुआ मीट लाकर ग्राहकों को खिलाने की हिम्मत कर रहे हो? वो आदमी भड़क गया, जुबान संभाल कर बात कर। झाओ गांग फिर गुस्से में आगे बढ़ने लगा तो मैंने तुरंत हाथ बढ़कर उसे रोक लिया और धीमी आवाज में कहा, पहले पुलिस को फोन करो। ये सुनकर झाओ गांग रुक गया और उसने तुरंत फोन निकालकर एक तरफ जाकर कॉल कर दी। फिर मैंने उन झगड़ा करने आए लोगों की तरफ देखा। अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने कल रात हमारे यहाँ खाना खाया था तो पहले पेमेंट की रसीद दिखाओ। दिखाता हूँ। उनमें से एक दुबला पतला आदमी जो बिल्कुल बंदर जैसा लग रहा था फोन निकालकर कुछ देर स्क्रीन पे उंगली चलाने लगा। फिर उसने एक स्क्रीनशॉट निकाला और मेरे सामने लहराया, ये रहा, यही है शीजी आयरन प्लेट वाला स्टॉल। अब इससे भी क्या इनकार करोगे? मैंने स्क्रीनशॉट पर बस एक नजर डाली और उसी पल मेरे दिमाग में पूरी बात साफ हो गई। स्क्रीनशॉट में पेमेंट का टाइम रात 9:13 दिख रहा था, जबकि मैं कल रात 8:30 बजे ही स्टॉल पर पहुंच गया था और शुरू से लेकर आखिर तक मैंने इस आदमी को वहां देखा तक नहीं था। मैंने शांत आवाज में कहा, 1 मिनट रुको। मैंने बिना किसी को भनक लगे अपना फोन निकाला और उसके फोन की स्क्रीन की फोटो खींच ली। फिर मैंने शूमो से कहा, मोका कल रात की पेमेंट एंट्री चेक करो, 135 युआन वाली पेमेंट ढूंढो। शूमो ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, और अपना फोन खोलकर पेमेंट हिस्ट्री चेक करने लगा। अच्छी बात यह थी कि अभी अभी आए नए ग्राहकों ने ऑर्डर तो कर दिया था, लेकिन अभी किसी ने बिल पे नहीं किया था। ये देखकर उन लोगों के चेहरे पर घबराहट आने लगी। उनमें से एक बोला, क्या हुआ? डर है कि हम तुम्हें ठगने आए हैं? फोन में क्या ढूंढ रहे हो? इतना कहते ही उनमें से एक ने शूमो का फोन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तुरंत उसके सामने आकर रास्ता रोक दिया। हाथ मत लगाना। मेरी आवाज पहले से थोड़ी तेज हो गई। आज कानून का राज है, इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर फैसला नहीं हो सकता। हमें भी पेमेंट रिकॉर्ड चेक करने का पूरा हक है। बगल में खाना खा रहे एक ग्राहक ने भी मेरा साथ दिया। हाँ, दोनों तरफ के रिकॉर्ड मैच होने चाहिए, वरना कौन जाने ये जानबूझकर पैसे ऐंठने आए हो। दूसरा ग्राहक भी बोल पड़ा, और कौन जाने ये लोग खुद ही पेमेंट रिकॉर्ड डिलीट करके आए हो। लेकिन वो हट्टा कट्टा आदमी अभी भी बहस किए जा रहा था। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर मामला टाल रहे हैं। तुम लोग अभी भी यहाँ खाना खा रहे हो? सावधान रहना, कहीं मेरे भाई की तरह तुम्हारा भी पेट खराब ना हो जाए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे बीच में रोक दिया। आज तुमने जो भी कहा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। यहाँ मौजूद हर इंसान इसका गवाह है और सामने लाइव भी चल रहा है। मेरी नजरें अब थोड़ी सख्त हो चुकी थी। ये कानून का राज है, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। तुम मुझे धमका रहे हो? वो आदमी गुस्से से लाल हो गया और उसने मुट्ठी कस ली, जैसे अभी मुझ पर हाथ उठाने वाला हो। तभी कुछ दूरी पर बैठी डू क्यू यान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और खड़ी हो गई। शाओ रुओनान और उसकी बाकी दोस्तों ने भी तुरंत उठकर उसका साथ दिया। शी लाइम और झाओ गांग भी दौड़कर मेरी तरफ आ गए, लेकिन मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। उल्टा मेरा दिमाग अब पहले से भी ज्यादा शांत था। मैंने ठंडी आवाज में उस आदमी से कहा, हम पुलिस को फोन कर चुके हैं, पुलिस वाले बस आने ही वाले हैं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर देख। लेकिन ये भी बड़ा संयोग था। मेरे इतना कहते ही एक पुलिस की गाड़ी आकर सड़क किनारे रुक गई। गाड़ी से 2 पुलिस वाले उतरे, सीधे हमारे स्टॉल के पास आए और पूछने लगे, अभी पुलिस को किसने फोन किया था? हमने किया था। शूमो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें हमारे पास ले आया। सर नमस्ते। हम यहाँ बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग अचानक आकर हंगामा करने लगे, हमारे बारे में झूठी बातें फैलाने लगे और ऊपर से मारपीट करने की कोशिश भी की। उनमें से एक तुरंत बोल पड़ा, झूठ मत बोलो। पुलिस वालों के आते ही उन लोगों का सारा रौब थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़े रहे। हमने इसके यहाँ आयरन प्लेट वाला खाना खाया था और फूड पॉइजनिंग हो गई। हमारे पास अस्पताल की रिपोर्ट भी है और इनका पेमेंट रिकॉर्ड भी फर्जी है। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, साफ है कि तुम लोगों ने खुद नकली स्क्रीनशॉट बनाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की है ना? शूमो ने तुरंत अपना फोन पुलिस वालों को दे दिया। सर आप खुद देखिए, इनके स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि कल रात 9:13 बजे इन्होंने हमारे यहाँ पेमेंट किया।
लेकिन हमारे पेमेंट रिकॉर्ड में ऐसी कोई एंट्री है ही नहीं। वो आदमी तुरंत सफाई देने लगा, तुम लोगों ने बाद में इसे डिलीट कर दिया होगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हम भला तुम्हारा पेमेंट रिकॉर्ड क्यों डिलीट करेंगे? पुलिस वाले ने शूमो का फोन लेकर रिकॉर्ड देखा, फिर उन लोगों की तरफ मुड़कर बोले, अपना पेमेंट रिकॉर्ड दिखाओ। दुबला पतला आदमी थोड़ा झिझका, लेकिन आखिरकार उसने अपना फोन पुलिस वाले को दे दिया। पुलिस वाले ने फोन देखते ही गड़बड़ी पकड़ ली, ये तो सिर्फ स्क्रीनशॉट है, असली पेमेंट हिस्ट्री खोलो, मुझे ओरिजिनल रिकॉर्ड देखना है। वो आदमी दिखावे के लिए फोन पर कुछ बार उंगली चलाने लगा और अचानक उसका चेहरा बदल गया, मिल नहीं रहा, शायद गलती से डिलीट हो गया। क्या? पुलिस वाले ने हैरानी से पूछा। पेमेंट रिकॉर्ड भी गलती से डिलीट हो जाता है क्या? ये सुनते ही आसपास खड़े लोग हंस पड़े। क्या मतलब गलती से डिलीट? पक्का झूठ बोल रहे हैं। तो क्या इन्हें पहले से पता था कि रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, इसीलिए पहले से स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लिया? साफ है ये लोग पैसे ऐंठने आए हैं। एक ग्राहक बोला, मैं तो हर 2-3 दिन में यहाँ खाना खाने आता हूँ, मुझे तो कभी पेट की दिक्कत नहीं हुई। दूसरा ग्राहक बोला, कहीं ये किसी दूसरे स्टॉल के लोग तो नहीं? इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, देखकर जानबूझकर हंगामा करने आए होंगे। चारों तरफ से आती बातें सुनकर उन लोगों के चेहरे पर साफ घबराहट दिखने लगी। पुलिस वाले का चेहरा अब काफी सख्त हो चुका था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम लोग असली पेमेंट रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते तो ये जानबूझकर हंगामा करने का मामला बन सकता है। आखिर सच क्या है? यहाँ आकर हंगामा क्यों कर रहे हो? वो हट्टा कट्टा आदमी तुरंत अपनी बात बदलने लगा। शायद कल मेरे भाई की तबीयत पहले से खराब थी, उसका दिमाग भी बुखार की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा था, शायद सच में कोई गलतफहमी हुई है। तभी बगल वाली टेबल से याटिंग आयरन प्लेट का खाना मुंह में डालते हुए भौहें सिकोड़कर बोली, मुझे वो दुबला आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये सामने वाली पार्किंग का गार्ड नहीं है? वही वीआईपी पार्किंग वाला? उसके बगल में बैठी लड़की भी उसे ध्यान से देखने लगी। हाँ वही है, मैं भी सामने वाली पार्किंग में गई थी, वही इसे देखा था। तभी भीड़ में से किसी ने जोर से आवाज लगाई, पुलिस वाले साहब, ये लोग सामने वाले जिवजेन जीशान के आदमी हैं, जानबूझकर यहाँ हंगामा करने आए हैं। क्या जिवजेन जीशान के लोग? ये सुनते ही आसपास खड़ी भीड़ में खलबली मच गई। इतना बड़ा रेस्टोरेंट होकर एक छोटे से ठेले वाले को इस तरह परेशान कर रहे हैं, बहुत ही घटिया हरकत है। जिवजेन जीशान वाले भी ऐसा काम करते हैं, तभी तो अब वहाँ कोई खाने नहीं जाता। बिल्कुल सही हुआ इनके साथ। नहीं नहीं, आपने गलत पहचान लिया, हम गलत लोग हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। अपनी पोल खुलती देख वे लोग बुरी तरह घबरा गए और वहां से खिसकने की कोशिश करने लगे। मैं तुरंत आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकते हुए पुलिस वालों से बोला, साहब ये सिर्फ कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है, इन्होंने पहले से ही नकली भुगतान की तस्वीर तक तैयार कर रखी थी। अगर आप लोग समय पर नहीं आते तो ये लोग हमारे साथ मारपीट करने वाले थे। ऊपर से इतने सारे ग्राहकों के सामने लगातार हमारे बारे में झूठ फैला रहे थे, हमारे सामान को खराब बता रहे थे। अगर आज इस मामले को साफ नहीं किया गया तो इसका हमारे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उम्मीद है कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। भीड़ में मौजूद कई लोग एक साथ बोल पड़े, किसी को भी बिना वजह बदनाम करने नहीं देना चाहिए। आसपास के लोगों ने भी मेरा साथ दिया। पुलिस वालों ने उन आदमियों को गंभीरता से देखते हुए कहा, आप लोग हमारे साथ थाने चलिए। इतना कहकर उन्होंने उन लोगों को पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया। बहुत बढ़िया। भीड़ ने एक साथ खुशी से आवाज लगाई और कुछ लोगों ने तालियां बजाई। मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सभी ने हम पर भरोसा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठेले के बीचों बीच खड़ा हुआ और सबके सामने गहराई से झुककर अभिवादन किया। हमारे यहाँ हमेशा सबसे ताजा सामान इस्तेमाल होता है। हम हर दिन अपने खाते पर खाने की तैयारी के वीडियो डालते हैं और रात में लगभग रोज सीधा प्रसारण भी करते हैं। आप लोग खुद साफ साफ देख सकते हैं कि हर डिश कैसे तैयार होती है। अगर आपको हमारा खाना पसंद है तो हमारे खाते को फॉलो कर सकते हैं और इन दिनों हमारे समूह में जुड़ने पर छूट के कूपन भी मिल रहे हैं। हमारा काम भले ही एक छोटा सा ठेला है, लेकिन खाने की साफ सफाई और सामान की गुणवत्ता से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर खाइए। और आज यहाँ आए हर ग्राहक को हमारी तरफ से एक गिलास घर का बना पुराने तरीके वाला खट्टा मीठा बेर का शरबत मुफ्त मिलेगा। वाह! ये सुनते ही पूरे ठेले पर खुशी और तालियों की आवाज गूंज उठी। मैंने सबके साथ मिलकर शरबत बांटा। फिर मैंने समय देखा, अरे 8 बजने वाले हैं। मैंने तुरंत शूमो से कहा, मुझे अब काम पर वापस जाना होगा। शूमो ने सिर हिलाया, तुम जल्दी जाओ, रास्ते में संभल कर जाना। मैं अपना बैग लेने गया। जाने से पहले मैंने अपनी बहन शिलाइम को भी समझाया, अगले 2-4 दिन शायद ये लोग शांत रहेंगे, तुम लोग आराम से अपना काम करना और अपना आयरन प्लेट वाला ठेला अच्छे से चलाते रहना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत फोन करना, और हाँ, गुस्से में आकर कोई जल्दबाजी मत करना। शिलाइम ने गंभीरता से सिर हिलाया, चिंता मत कर, सब संभाल लेंगे। इसके बाद मैं दूची यान और उसकी सहेलियों की मेज के पास गया। मैं अब काम पर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए 2 और डिश भेज दूंगा, तुम लोग आराम से खाना। खाने वाले भैया, मैं आपको छोड़ देती हूँ। दूची यान तुरंत खड़ी हो गई। मैंने हाथ हिलाकर मना किया, नहीं नहीं, मैं खुद गाड़ी बुला लूंगा। मैंने हाथ हिलाया और सड़क की तरफ चल पड़ा। फोन निकालकर मैंने गाड़ी बुलाने वाला ऐप खोला। इस समय सड़क पर काफी भीड़ थी और सबसे पास वाली गाड़ी आने में भी 10-15 मिनट लग रहे थे। मैं सोच ही रहा था कि पास की मेट्रो से चला जाऊं, तभी अचानक एक काली महंगी गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। गाड़ी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस एक नजर देखकर मैं अपनी बुकिंग रद्द करने ही वाला था कि आगे वाली खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। अंदर से एक गोरे मुस्कुराते हुए चेहरे वाली लड़की दिखाई दी। हैंडसम भैया नमस्ते। मैं एक पल के लिए ठिठक गया, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। वेन असिस्टेंट नमस्ते, आप भी आज रात यहाँ घूमने आई हैं? नहीं, मेई लियांगशिन हंसते हुए हाथ हिलाने लगी। मैंने पास में लगे अपने ठेले की तरफ इशारा किया। वो हमारा ठेला है, अभी मैं वहाँ थोड़ी देर मदद कर रहा था, अब मुझे वापस काम पर जाना है। अच्छा, फिर तो बिल्कुल सही हुआ। मेई लियांगशिन ने ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति की तरफ देखा। दू साहब, इन्हें भी रास्ते में छोड़ दीजिए। अब जाकर मैंने ठीक से देखा, गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं, दू जिए था। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया और विनम्रता से टालने की कोशिश की, लेकिन तभी मेई लियांगशिन गाड़ी से
उतर गई। उसने मेरे लिए पीछे का दरवाजा खोलते हुए कहा, इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है? वैसे भी दू साहब को वापस जाना ही है, बेकार में टैक्सी के पैसे क्यों खर्च करना? गाड़ी के अंदर बैठे दूस युए ने मेरी तरफ देखा और फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोले, पहले तुम्हें छोड़ देते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, अब और मना किया तो कहीं मैं ही ज्यादा नखरे करने वाला न लगूं। चलो रहने देता हूँ, वैसे भी कुछ पैसे बच ही जाएंगे। दू साहब धन्यवाद। इतना कहकर मेरे पास गाड़ी में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और रास्ते में अपनी बुलाई हुई गाड़ी भी रद्द कर दी। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। मैंने पूछा, दू साहब और वेन असिस्टेंट यहाँ कैसे आए? मेई लियांगशिन मुस्कुराकर बोली, अभी पास में एक ग्राहक के साथ खाना खाकर लौट रहे थे। सड़क किनारे एक हैंडसम लड़का तुम्हारे जैसा दिखाई दिया, सोचा शायद तुम ही हो। और सच में तुम ही निकले। फिर उसे कुछ याद आया, वैसे तुमने अभी किस ठेले को अपनी बहन का ठेला बताया था? शीजी आयरन प्लेट वाला? मैंने सिर हिलाया। हाँ वही। सच में? मेई लियांगशिन हैरानी से बोली, कितना संयोग है, मैं आजकल अपने सहकर्मियों से तुम्हारे घर के खाने की बहुत तारीफ सुन रही हूँ। मैं भी काफी समय से सोच रही थी कि जाकर खाऊं, किसी दिन जरूर आऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, आपका स्वागत है। आने से पहले मुझे बता देना, मैं अपनी बहन से आपके लिए जगह बचाकर रखने को कह दूं। तो फिर पक्का रहा। मेई लियांगशिन ने खुशी से हामी भर दी। तभी गाड़ी चला रहे दू जुएन ने अचानक पूछा, मुझे याद है तुम्हारे परिवार की पहले अपनी खाने की दुकान थी, फिर तुम लोग रात के बाजार में ठेला क्यों लगाने लगे? मैंने समझाते हुए कहा, हमारे गांव वाली दुकान कुछ समय पहले सरकारी काम के लिए हटा दी गई। घर में भी हाल ही में कुछ परेशानियां चल रही हैं, इसलिए मेरी बहन और बाकी लोग फिलहाल यहाँ ठेला लगा रहे हैं। मेई लियांगशिन बीच में बोली, इन दिनों तो जमीन जायदाद का कारोबार भी कुछ खास नहीं चल रहा, फिर भी तुम्हारे इलाके में दुकान हटाने का काम हुआ? मैंने जवाब दिया, वो सरकारी योजना के तहत था, वहाँ तेज सड़क और अस्पताल बनना है। संयोग से हमारी जमीन भी उसी जगह आ गई। मेई लियांगशिन ने फिर पूछा, तो मुआवजा ठीक ठाक मिला? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक यहाँ जितना मिलता उतना तो नहीं, लेकिन गुजारा हो जाए इतना मिल गया। दू जुएन ने फिर पूछा, अभी रात के बाजार में कुछ हुआ था क्या? मैंने वहाँ पुलिस की गाड़ी देखी। मैंने बात को हल्का रखते हुए कहा, बस छोटी सी गलतफहमी थी, अब सब सुलझ गया है। मेई लियांगशिन हंसते हुए बोली, कहीं तुम्हारा ठेला बहुत ज्यादा चल तो नहीं पड़ा? लोगों को जलन होने लगी? फिर उसने गंभीर होकर कहा, सच कहूँ तो तुम्हारा खाना इतना अच्छा है कि तुम लोग अपनी दुकान खोलने के बारे में सोच सकते हो, इससे हर चीज ज्यादा स्थिर हो जाएगी। मैंने सिर हिलाया, हाँ ये बात सही है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पहले यहाँ के लोगों की पसंद और खाने के स्वाद को थोड़ा समझना चाहते हैं। हमारे गाँव में अभी भी घर के बुजुर्गों की देखभाल करनी है और आगे क्या होगा ये भी अभी तय नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, बात यहाँ तक आ ही गई है, शायद अब इन्हें भी समझ आ गया होगा कि आगे चलकर मैं वापस अपने गाँव जा सकता हूँ। मेई लियांगशिन ने तुरंत कहा, तुम अभी इतने जवान हो, तुम्हारे माता पिता की उम्र भी ज्यादा नहीं होगी, क्यों ना पहले यही रोंगचेंगी में थोड़ा संघर्ष करके देखो, यहाँ का बाजार तुम्हारे गाँव से काफी बड़ा है। मैंने शांत स्वर में जवाब देने के लिए मुंह खोला, मेरे पिताजी का बहुत पहले ही निधन हो गया था, मेरी माँ भी काफी पहले घर छोड़कर चली गई थी। मैंने जिन बुजुर्गों की बात की थी वो मेरे दादा दादी हैं, दोनों की उम्र 70-75 से ऊपर है, लगभग 80 के करीब। अच्छा ऐसा है? ये सुनकर वेन झेनशिन कुछ पल के लिए हड़बड़ा गई, फिर उसने तुरंत माफी मांगी, सॉरी मुझे तुम्हारी परिस्थितियों के बारे में पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने सहजता से कहा, ये तो बस एक सच्चाई है और इस बात को भी कई साल हो चुके हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आप इसे दिल पर मत लीजिए। वेन झेनशिन ने सिर हिलाया और मुझे गौर से देखते हुए भावुक होकर बोली, तुम दोनों भाई बहन ने सच में बहुत मुश्किलें झेली हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि ड्राइविंग सीट पर बैठे दू जुआन ने रियर व्यू मिरर से मुझे एक बार गौर से देखा था। हमारी बातें चलती रहीं और कुछ ही देर में हम वेन झेनशिन के रहने वाले अपार्टमेंट के पास पहुंच गए। कार धीरे से सड़क किनारे रुक गई। वेन झेनशिन कार से उतर गई, मैं भी पीछे की सीट से उतर गया और घूमकर आगे वाली सीट के पास आ गया। मेरे मन में आया, आखिर कब तक दू साहब मेरे लिए ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाते रहेंगे? ये कुछ ज्यादा ही अजीब लगेगा। वेन झेनशिन अंदर चली गई, दू जुआन ने कार घुमाई और दू परिवार के पुराने घर की तरफ चल पड़े। वेन झेनशिन के चले जाने के बाद जो काफी बातें करती थी, कार के अंदर अचानक खामोशी छा गई। मैंने हल्का सा गला साफ किया और खुद ही बात शुरू की, वैसे दू साहब क्या आप आमतौर पर कंपनी की कैंटीन में खाना खाते हैं? कभी कभी, उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया। अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने समझाते हुए कहा, कल मैं कंपनी की कैंटीन गया था, वहां मुझे कुछ समस्याएं नजर आईं। कैसी समस्याएं? उन्होंने मेरी तरफ सिर घुमाकर देखा। मैंने शब्दों को थोड़ा सोच समझकर चुना और जितना हो सके विनम्रता से कहा, कुछ खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं लगी। दू जुआन ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया, थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? जब उन्होंने खुद पूछ ही लिया था तो मैंने भी गंभीरता से समझाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वहां इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें प्री प्रिपेयर्ड फूड हैं। वैसे प्री प्रिपेयर्ड खाना अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बड़ी कैंटीन में इसका इस्तेमाल होना सामान्य बात है, लेकिन प्री प्रिपेयर्ड फूड की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे फास्ट फूड सेक्शन का चिकन पॉपकॉर्न अच्छी क्वालिटी वाला हो तो उसमें चिकन ब्रेस्ट का पूरा मांस इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कैंटीन में जो इस्तेमाल हो रहा था वो बारीक कटे मांस को दबाकर बनाया गया था। प्री प्रिपेयर्ड फूड की कैटेगरी में भी उसकी क्वालिटी काफी निम्न स्तर की है। जितना ज्यादा मैं समझाता गया मेरी आवाज उतनी ही गंभीर होती गई। फिर जैसे फ्राइड चिकन स्टेक, उसे मुलायम रखने के लिए वाटर रिटेनिंग एजेंट का इस्तेमाल समझ में आता है, लेकिन उसमें इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्रोटीन तक बाहर निकल रहा था। इससे स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो जाते हैं और शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर सप्लाई किसी भरोसेमंद और मानक निर्माता से हो तो आमतौर पर ऐसी समस्या नहीं होती। दू जुआन चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे, उन्होंने बीच में एक बार भी मुझे नहीं टोका। मैंने आगे कहा, चाइनीज फूड सेक्शन की कुछ डिश भी ऐसी ही हैं, जैसे टमाटर वाली श्रिम्प बॉल्स। देखने में तो काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन खाते ही पता
चल जाता है कि वे असल में मछली के पेस्ट से बनी हैं। झींगे जैसा रंग और टेक्सचर देने के लिए उनमें काफी मात्रा में जिलेटिन और कृत्रिम रंग भी मिलाया गया है। मैं एक पल रुका, फिर आगे बोला, और वेस्टर्न डेजर्ट सेक्शन की बात करें तो लेबल पर भले ही लिखा है कि उसमें बटर, फ्रेश क्रीम और हाथ से बनाया गया है, लेकिन उसकी खुशबू जरूरत से ज्यादा तेज थी। साफ पता चल रहा था कि उसमें पाम ऑयल, फ्लेवरिंग और डायसिटाइल जैसी चीजें मिलाई गई हैं। मैंने मन ही मन आह भरी। अगर कोई लंबे समय तक ऐसी चीजें खाता रहे तो देर सबेर शरीर पर असर पड़ना तय है। ये एडिटिव्स भले ही सरकारी तय सीमा के भीतर इस्तेमाल किए जा सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि उनकी मात्रा मानक के अंदर होनी चाहिए। एक बार मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो खाना सिर्फ बेस्वाद ही नहीं होता, लंबे समय में सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जैसे हड्डियां कमजोर होना, किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ना और दिल दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ना। शुरुआत में इसका असर मुंह सूखने, खाना खाने के बाद ज्यादा नींद आने और यहाँ तक कि अचानक वजन बढ़ने के रूप में भी दिखाई दे सकता है। ये सब एक ही सांस में कहने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बेवजह दूसरों के काम में दखल दे रहा हूँ? कार के अंदर 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शांति छा गई। फिर मैंने दू जुआन को हल्के से सांस लेते हुए सुना। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब समझ आया आज सुबह से मुझे लगातार बहुत प्यास क्यों लग रही थी। मैं थोड़ा चौंक गया। मतलब आज सुबह आप कैंटीन में खाना खाने गए थे? डू जुआन ने हल्के से जवाब दिया। मैंने एक गिलास दूध पिया था, एक उबला हुआ अंडा और थोड़ी सी ठंडी सब्जियां खाई थीं। मैं और भी उलझन में पड़ गया। लेकिन आपने आज सुबह खुद सैंडविच नहीं बनाया था? वो थोड़ा झेपे, लेकिन फिर भी सच बता दिया। गलती से मैंने नमक की जगह चीनी डाल दी। जो सैंडविच बना उसका स्वाद इतना खराब था कि खाना मुश्किल था। ऐसी गलती सच में बहुत लोगों से हो सकती है। मैंने बस उनका मन रखने के लिए बात संभाली और फिर सलाह दी। अगर उस समय खाना आपको ज्यादा नमकीन नहीं लगा था, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तो हो सकता है कि उसमें MSG या दूसरे स्वाद बढ़ाने वाले एडिटिव्स जरूरत से ज्यादा डाले गए हों। आप केला, पालक, आलू जैसी पोटेशियम से भरपूर चीजें ज्यादा खा सकते हैं। इससे शरीर के मेटाबॉलिज्म को सामान्य होने में मदद मिलेगी। ठीक है? डू जुआन ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। मतलब कैंटीन में सिर्फ प्री प्रिपेयर्ड खाना ही इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि उसकी क्वालिटी भी तय मानक से नीचे है। मैंने सावधानी से जवाब दिया। कम से कम कल दोपहर मैंने जो देखा उससे तो यही लगता है। बाकी समय भी शायद स्थिति कुछ ऐसी ही होगी। डू जुआन ने आह भरी। कंपनी हर साल कैंटीन के लिए पैसे और सब्सिडी देती है ताकि कर्मचारियों को अच्छा खाना मिल सके, लेकिन अब लगता है सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। ये कहते हुए उन्होंने फिर मेरी ओर देखा। क्या तुम अभी जो कुछ बताया है उसे एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करके मुझे दे सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, मैंने सीधे कहा। लेकिन कैंटीन में दर्जनों बल्कि सैकड़ों तरह के व्यंजन होते हैं। कल मैंने सिर्फ कुछ चीजों को देखा था, और वो भी सिर्फ एक बार। इसलिए मेरी बात शायद पूरी तरह साबित करने के लिए पर्याप्त न हो। डू जुआन ने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ। इसी दौरान कार डू परिवार के घर के मुख्य गेट से अंदर दाखिल हो गई। कार पार्क करने के बाद हम दोनों साथ में नीचे उतरे। तभी डू जुआन ने अचानक मुझसे पूछा, मुझे याद है कि तुम हुआमेंगी फूड साइंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो। क्या तुमने कभी शेफ के अलावा कोई और काम करने के बारे में सोचा है? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक बगल से दू मैडम की आवाज आई। तुम हमारे छोटे शी को आखिर कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? पता चला कि दू मैडम गैरेज के बाहर खड़ी थीं। दू चेयरमैन भी उनके पास खड़े होकर उनका बैग पकड़े हुए थे। दोनों ने काफी औपचारिक कपड़े पहन रखे थे, जैसे अभी अभी बाहर से लौटे हों। मैंने तुरंत उन्हें नमस्ते किया। मैडम नमस्ते। चेयरमैन साहब नमस्ते। दोनों ने सिर हिलाकर मेरा अभिवादन स्वीकार किया। तभी दू जुआन भी बोली, माँ, पापा, आप लोग भी अभी अभी घर आए हैं? हाँ, मैडम ने कहा। आज तुम्हारे झू चाचा के पोते की 1 महीने की सालगिरह थी, वहीं गए थे। वहीं दावत में खाना खाकर लौटे हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? मैंने जल्दी से समझाया। रास्ते में छोटे दू साहब मिल गए थे, वही मुझे रास्ते में घर तक छोड़ते हुए ले आए। मैडम ने सिर हिलाया। ठीक ही किया। उसकी गाड़ी में वैसे भी साल भर में कितने लोग बैठते हैं? वो हमेशा अकेला ही रहता है। लगता है उसकी गाड़ी में भी जरूरत से ज्यादा सन्नाटा है। उनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि किसी और के पोते की 1 महीने की सालगिरह में जाने से मैडम को शायद अपने बच्चों की शादी और परिवार बढ़ने की बात याद आ गई थी। फिर वो मुस्कुराकर मुझसे बोली, छोटे शी, तुम वापस आ गए, यही अच्छा है। अब हमें फिर से घर का बना खाना खाने को मिलेगा। ठीक है, मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर मैंने चेयरमैन की तरफ देखा। चेयरमैन साहब, आप सुबह क्या खाना पसंद करेंगे? मेरे लिए कुछ भी चलेगा, चेयरमैन साहब मुस्कुराते हुए बोले। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा। जुआन, तुम्हें कुछ खास खाना है? छोटे शी से कल सुबह बनवा लेना। दू जुआन ने भी कहा, मेरे लिए भी कुछ भी चलेगा, बस कैंटीन वाला घटिया प्री कुक्ड खाना मत देना। चेयरमैन साहब ने मजाकिया अंदाज में उसकी पीठ थपथपाई। उम्मीद है तुम्हारी भी जल्द शादी हो जाए। दू जुआन ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। पापा, आप फिर इस बात को कहाँ से ले आए? क्या दूसरों के पोते की सालगिरह की दावत का इतना गहरा असर पड़ा है? इसके बाद मैं अपने कमरे में वापस गया और अपना सामान ठीक से रख दिया। फिर कुछ देर किचन में भी काम करता रहा। जब मैं वापस अपने कमरे में आया तब तक काफी रात हो चुकी थी। दिन भर मुझे लगभग आराम करने का मौका ही नहीं मिला था। ऊपर से सुबह फिर जल्दी उठकर काम करना था, इसलिए मैंने मोबाइल तक नहीं चलाया और जल्दी सो गया। मुझे जब पता चला कि मेरा वीडियो शहर के ट्रेंडिंग सर्च में आ चुका है, तब अगली सुबह हो चुकी थी। सुबह 7:30 बजे तक गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेटें लगातार निकलने लगी। सूप और लेयर्ड शॉपिंग स्टॉल की मेज पर रख ही रहा था कि बाउजे वाली संजय और वांगजे मोबाइल हाथ में लिए जल्दी जल्दी मेरी तरफ आती दिखाई दी। इस वीडियो में दिखने वाला लड़का तुम्हारे जैसा क्यों लग रहा है? कहीं ये तुम ही तो नहीं हो? मैं थोड़ा
हैरान हुआ, कौन सा वीडियो? मैंने वांगचे के मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली और तुरंत वहीं रुक गया। स्क्रीन पर तो वही लोग थे जो पिछली रात जियोजेन जिशान की तरफ से हमारे शीजी आयरन प्लेट बारबेक्यू स्टॉल पर हंगामा करने आए थे। वीडियो में मैं जूमो के सामने खड़ा होकर उन लोगों का सामना कर रहा था। मैं उसे पीछे रखते हुए उन आदमियों के सामने डट कर खड़ा था और जोर से कह रहा था, ये कानून का राज है। मैंने तुरंत वांगचे से पूछा, ये वीडियो तुम्हें कहाँ मिला? वांगचे हंसते हुए बोली, कल रात से लेकर आज सुबह तक सोशल मीडिया पर यही वीडियो घूम रहा है। ऊपर वीडियो में जो लड़का है वो तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ, मैंने सिर हिलाकर मान लिया। फिर मैंने दोबारा मोबाइल की स्क्रीन देखी। अब ध्यान से देखने पर समझ आया कि वीडियो का एंगल बिल्कुल हमारे कल रात के लाइव स्ट्रीम जैसा था। शायद किसी दर्शक ने लाइव से वीडियो का हिस्सा काटकर इंटरनेट पर डाल दिया था। छोटे शी, तुम सच में हॉट सर्च पर आ गए हो? दोनों आंटियां हैरानी और खुशी से मुझसे पूछने लगीं। आखिर हुआ क्या था? वो स्टॉल तुम्हारे परिवार का है और वो लोग जानबूझकर तुम्हें परेशान करने आए थे? फिर आगे क्या हुआ? पुलिस ने उनके साथ क्या किया? मैंने मन ही मन सोचा, ये कहानी तो काफी लंबी है, पहले इन्हें सब बताने से अच्छा है कि नाश्ता बाहर पहुंचा दूं। मैंने कहा, पहले मैं खाना बाहर रखाता हूँ। इतना कहकर मैं जल्दी से किचन में वापस चला गया। वहां से ठंडा मिक्स्ड वेजिटेबल सलाद, स्लाइड एग सैंडविच। तभी मैडम योगा करके नीचे आ गईं। वो आते ही पूछने लगी, तुम लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे? कौन हॉट सर्च पर आया है? अरे ये तो शीगे हैं मैडम। वांग बहन ने उत्साहित होकर अपना फोन मेरी ओर बढ़ाया। आप खुद देखिए, कल रात कुछ लोग शीगे के नाइट मार्केट वाले स्टॉल पर हंगामा करने पहुंचे थे और कह रहे थे कि उनका खाना खाने से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि पूरा मामला झूठा था और वे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। अब इंटरनेट पर हर कोई उनकी काबिलियत की तारीफ कर रहा है। ये सुनकर डू मैडम और भी उलझन में पड़ गईं। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा, तुम लोग अभी भी नाइट मार्केट में स्टॉल लगाते हो? क्या तुमने अपने गांव में रेस्टोरेंट नहीं खोला था? और अब ये कौन लोग हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? मामला इंटरनेट तक कैसे पहुंच गया? मेरे पास उन्हें धैर्य से सब समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमारे गांव का रेस्टोरेंट कुछ महीने पहले ही तोड़ दिया गया था। पहले हमारा इरादा था कि किसी दूसरी जगह जाकर फिर से रेस्टोरेंट शुरू कर दें, लेकिन हमारे एक रिश्तेदार मुआवजे के सारे पैसे लेकर भाग गए। इसलिए मैं, मेरी बड़ी बहन और हमारे दो दोस्त यहाँ आ गए। एक वजह तो ये थी कि वो रिश्तेदार भी इसी शहर में भाग आया था, इसलिए हम उसे ढूंढना चाहते थे। दूसरी वजह ये थी कि तब तक कुछ पैसे भी कमा लें। कौन सा रिश्तेदार? डू मैडम खुद को रोक नहीं पाई और चिंता से आह भरते हुए बोली, कोई तुम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो मिला या नहीं? पुलिस में शिकायत की और पैसे वापस मिले? शिकायत तो की थी, लेकिन जब हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तब तक वो यहाँ से देश छोड़कर थाईलैंड जा चुका था। वो मेरे फूफा थे और जमीन के मुआवजे के पैसे दादा दादी के नाम पर थे, इसलिए मामला परिवार के अंदर का विवाद बन गया। ऐसे में आपराधिक मामला दर्ज करवाना काफी मुश्किल था, इसलिए फिलहाल उसके बैंक अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं। अब कोशिश यही है कि उसे वापस यहाँ आने के लिए मजबूर किया जाए। तो वो तुम्हारे फूफा थे? ये सुनकर डू मैडम और वहाँ मौजूद दोनों बड़ी बहनें भी हैरान रह गईं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आखिर पैसे उसके हाथ कैसे लग गए? ये कहानी भी छोटी नहीं थी। मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली और फिर जितना हो सके उतने कम शब्दों में उन्हें समझाने लगा। मेरे पिता का बहुत पहले ही निधन हो गया था। बाद में मेरी माँ भी घर छोड़कर चली गई। मुझे और मेरी बहन को दादा दादी नहीं पाला। जब जमीन का मुआवजा मिला तब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाला था और मेरी बहन शहर में दुकान और घर देखने में व्यस्त थी। मेरे फूफा पहले हमेशा बहुत ईमानदार और भरोसेमंद लगते थे। उस दिन दादा ने उन्हें पैसे मेरी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि वो अचानक पैसे लेकर भाग जाएंगे। किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि मेरी बुआ को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मेरी बात खत्म होने तक वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी बात समझ चुके थे। डू मैडम ने दुखी होकर आह भरी। हर परिवार की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। कुछ लोग सच में लालच के सामने टिक नहीं पाते। वांग बहन ने भी सिर हिलाया। हाँ, तुम भाई बहन और तुम्हारे दादा दादी ने बहुत कुछ झेला है। डू मैडम ने फिर मुझसे पूछा, अच्छा लेकिन कल रात तुम्हारे स्टॉल पर फूड पॉइजनिंग का झूठा आरोप लगाने वाले लोग कौन थे? सुन बहन ने तुरंत अपना फोन उठाया और डू मैडम को वो वीडियो दिखाने लगी। आप देखिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये काम जियोजेन झीशान नाम के बड़े रेस्टोरेंट ने करवाया था। उन्हें बस जलन हो रही थी कि शीगे और उनके साथियों का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। ये सुनते ही डू मैडम की भौहें सिकुड़ गईं। रुको, लगता है कि मैंने भी उस रेस्टोरेंट में निवेश किया हुआ है। मैं और दोनों बड़ी बहनें एकदम से हैरान रह गए। क्या आपने जियोजेन झीशान में पैसे लगाए हैं? तभी डू चेयरमैन अपने बच्चों के साथ ऊपर से नीचे आए और डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए। डू जियोआन ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आपने कहा कि आपने जियोजेन झीशान में निवेश किया है? डू चेयरमैन ने भी हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कब से रेस्टोरेंट के बिजनेस में दिलचस्पी होने लगी? डू मैडम ने बेबसी से जवाब दिया, कई साल पहले जिंग चुआंग के बूढ़े हुआंग ने मुझे जबरदस्ती इसमें निवेश करने के लिए मना लिया था। मैंने भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाए थे, बस 2-3 मिलियन युआन के आसपास। पहले रिटर्न भी ठीक ठाक मिल रहा था, लेकिन पिछले साल से बिजनेस लगातार गिरता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, कहीं ऐसा न हो कि आखिर में मुझे नुकसान उठाना पड़े। डू मैडम ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। आप अभी ऊपर थे, इसलिए आपने सुना नहीं। ये जियोजेन झीशान वाले तो हद ही कर रहे हैं। इतना बड़ा रेस्टोरेंट होकर भी उन्होंने लोगों को शी गे के स्टॉल पर झूठा फूड पॉइजनिंग का आरोप लगाने के लिए भेज दिया, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब तो ये मामला इंटरनेट पर ट्रेंड भी कर रहा है। इसके बाद वहाँ खाना खाने की हिम्मत कौन करेगा? अब जाकर डू चेयरमैन को पूरी बात समझ आई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, वाकई बहुत ज्यादा हो गया। बिजनेस चलाने के बजाय गलत कामों में दिमाग लगा रहे हैं, तभी तो उनके ग्राहक लगातार कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल। डू मैडम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन दो बच्चों ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया, ऊपर से उनके रिश्तेदार ने उनके पैसे भी धोखे से हड़प लिए। इतनी मुश्किलों के बाद उन्होंने किसी तरह अपना
अपना काम खड़ा किया और अब ये लोग उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल हद है। फिर उन्होंने आगे कहा, जीवान, आज कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से मेरी उस निवेश की जांच और मूल्यांकन करवाना। अगर हालात ठीक नहीं है तो मेरे सारे शेयर बेच देना। वाकई शर्म की बात है। ठीक है, डू जीवान ने सिर हिलाकर हामी भर दी। ये सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मैंने जल्दी से कहा, मैडम माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपका भी जियोजेन जीशान में निवेश है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डू मैडम ने तुरंत हाथ हिलाकर मुझे रोक दिया। गलती उनकी है, खुद बिजनेस ठीक से नहीं चला सकते और ऊपर से दूसरों को परेशान करने निकल पड़े। डू चेयरमैन ने भी सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। खाना अच्छा नहीं है और इंसानियत उससे भी खराब। ऐसे लोग देर सवेर अपना ही बिजनेस बर्बाद कर देंगे। इतना कहकर उन्होंने गंभीरता से डू जीवान की तरफ देखा। ये मामला हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि क्या नहीं करना चाहिए। हमें इससे सबक लेना चाहिए। अच्छी प्रतिष्ठा बनाना आसान नहीं होता, लेकिन उसे बर्बाद होने में सिर्फ एक पल लगता है। डू जीवान ने सिर हिलाया। समझ गई। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, कल रात हमने जो पुलिस की गाड़ी देखी थी, क्या वो इसी मामले की वजह से थी? ये बात पहले ही बीत चुकी थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, तो अब मामले में क्या प्रगति हुई? इस तरह की जानबूझकर की गई बिजनेस प्रतियोगिता के खिलाफ तुम लोग मुकदमा करके हर्जाना मांग सकते हो। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभी अपनी बहन से आगे की स्थिति के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो लोग शायद ये मानने वाले नहीं है कि उन्हें रेस्टोरेंट ने भेजा था। डू जीओ ने हल्की आवाज में जवाब दिया, हमारी कंपनी में अपना लीगल डिपार्टमेंट है। अगर जरूरत पड़े तो हम उन्हें इस मामले में शामिल कर सकते हैं। मैंने फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डू सर। जब मुझे लगा कि मामला फिलहाल खत्म हो गया है तो मैं वापस किचन में जाकर सफाई करने की तैयारी करने लगा। तभी डू चेयरमैन ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, जीओए, आज दोपहर मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना से मिलने जा रहे हैं। तुम शीघ्र से अपना खाना अपने ऑफिस भिजवा देना।